हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपको मानव के रोम की संरचना पर आपसे चर्चा की। आज हम आपसे त्वक ग्रंथियों पर चर्चा करेंगे। त्वक ग्रंथियां क्या है? हमने आपको बताया कि मानव का अध्यावरणीय तंत्र जो होता है वो त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों से मिलकर के बना होता है, और त्वचा के जो व्युत्पन्न होते हैं वो रोम और त्वक ग्रंथियों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, आइए देखें, त्वक ग्रंथियों पर बात करते हैं आज। लेसन नंबर 21 ये हमारा चल रहा है, जिसका नाम है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्वक ग्रंथियां, क्यूटेनस ग्लैंड्स पर हम आज आपसे बात करेंगे। क्यूटेनियस ग्लैंड्स पर आपसे चर्चा करेंगे, त्वक ग्रंथियां। ठीक है, देखिए सबसे पहले त्वक ग्रंथियां क्या हैं, इस पर हम आपसे बात करते हैं। हमारी जो ये त्वचा होती है, ये त्वचा है, इस पर विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारी त्वचा पर क्या पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए हमारी त्वचा पर कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। श्वेत ग्रंथियां हमारे शरीर पर पाई जाती हैं। ठीक है, मीगोमियन ग्रंथियां पाई जाती है, सीपीसीएस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथियां हमारे शरीर पर पाई जाती हैं। जैस ग्रंथियां हमारे शरीर पर क्या है, पाई जाती है। तो हमारे शरीर पर एक विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन ग्रंथियों की जो उत्पत्ति होती है, इन ग्रंथियों की उत्पत्ति किससे होती है, मैं आपको बता दूं। ये हमने बताया हमारी त्वचा का सबसे बाहरी भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के हमने आपको लेयर्स बताए थे कि एपिडर्मिस का सबसे बाहरी स्तर जो होता है वो अंकुरण स्तर होता है। अंकुरण स्तर के नीचे कौन सा स्तर होता है, स्वच्छ स्तर होता है। ठीक है, स्वच्छ स्तर के नीचे कौन सा स्तर होता है, कणीय स्तर होता है। उसके बाद कौन सा स्तर होता है, स्थूल स्तर होता है। ठीक है, देखिए हमने ये आपको अंकुरण स्तर दिखाई दिया है, किरण स्तर, सॉरी किरण स्तर, स्वच्छ स्तर, कणीय स्तर, स्थूल स्तर, और सबसे आंतरिक जो स्तर होता है उसे अंकुरण स्तर या मैलपीकी स्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंकुरण स्तर या मैलपीकी स्तर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, मानव के अंदर त्वक ग्रंथियों की जो उत्पत्ति होती है, मानव में त्वक ग्रंथियों की जो उत्पत्ति होती है वो अंकुरण अधिचरम की जो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, एपिडर्मिस या अधिचरम की जो अंकुरण स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, या अंकुरण स्तर की जो चर्म होती है, ये अंकुरण स्तर है। और इस अंकुरण स्तर की चर्म में किसका निर्माण होता है, इस तरीके से अंतर्वलनों का क्या होता है, इस तरीके से अंतर्वलनों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि मानव के अंदर त्वक ग्रंथियों की जो उत्पत्ति होती है वो एपिडर्मिस, ये कौन सा स्तर है, एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के अंदर कौन सा स्तर होता है, अंकुरण स्तर या मैलपीकी स्तर। अंकुरण स्तर या मैलपीकी स्तर की जो चर्म होती है उसमें क्या उत्पन्न होता है, इस तरीके से अंतर्वलन उत्पन्न होता है। ठीक है,
इंटरफोल्डिंग्स उत्पन्न होती हैं। और ये अंतरफलन जो होते हैं, इन्हीं अंतरफलनों से किसका निर्माण होता है? त्वक ग्रंथियों का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? त्वक ग्रंथियों का निर्माण होता है। ठीक है, परंतु आपको बात बता दें, यानी कि त्वक ग्रंथियों की उत्पत्ति तो अंकुरण स्तर से हो रही है, परंतु ये त्वक ग्रंथियां जो पाई जाती है वो कौन से स्तर में पाई जाती है? कौन से स्तर में पाई जाती है? चर्म स्तर में पाई जाती है, डर्मिस भाग में पाई जाती है। ये एपिडर्मिस भाग है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग कौन सा है? चर्म स्तर के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। तो आपको पता लग गया है त्वक ग्रंथियां चर्म में पाई जाती है, चर्म में स्थित होती है, परंतु इनकी जो उत्पत्ति होती है, त्वक ग्रंथियों की जो उत्पत्ति होती है वो अधिचर्म की अंकुरण स्तर, अधिचर्म की अंकुरण स्तर की चर्म में अंतर्वलन से क्या होता है? इन त्वक ग्रंथियों का क्या होता है? निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? इनका क्या होता है? निर्माण होता है। कौन सी ग्रंथियों का? त्वक ग्रंथियों का निर्माण होता है। ठीक है, आपको बता दें ये त्वचा की ग्रंथियां होती हैं, त्वचा की ये जो त्वक ग्रंथियां होती हैं, त्वचा की जो त्वक ग्रंथियां होते हैं ये बहिर्स्रावी प्रकार की होती है। त्वक ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? बहिर्स्रावी प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है? त्वक ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? बहिर्स्रावी प्रकार की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है? एक नाल होती है। ठीक है, इस तरीके से एक नाल नुमा संरचना इनके अंदर पाई जाती है, जो अधिचर्म के बाहर की ओर क्या है? खुलती है। किधर खुलती है? जो अधिचर्म की जो बाह्य सतह होती है उस पर जाकर के ये क्या हो जाती है? खुल जाती है। ठीक है, अभी हम इस पे और भी बात करेंगे डिटेल से। इसलिए हम आपको बता दें, मानव के शरीर के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। मानव के शरीर के अंदर कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी जो ग्रंथि होती है उन्हें क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, जिसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। मानव में ग्लैंड कितने प्रकार की होती है? मानव के शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे मिस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और मिस ग्लैंड आपको हम पढ़ा चुके हैं। मिश्रित ग्रंथि के रूप में आप अच्छी तरीके से जानते हो। पैनक्रियाज ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रंथि होती है वो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड हम आपको बता रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो यहाँ से उत्पत्ति होती है, अंकुरण स्तर या मैल्पीजी स्तर। अंकुरण स्तर या मैल्पीजी जो स्तर होता है, ठीक है, ये अंकुरण स्तर है, और इस अंकुरण स्तर से इस तरीके से क्या निकलती है? इस तरीके से क्या निकल रही है? यहाँ पे ये वाहिनी है, जिसको डक्ट बोलते हैं, ठीक है, या नाल बोलते हैं। ये नाल है, ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पर ये जो आपकी देख रहे हो यहाँ पर, इस तरीके की जो संरचना आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, ये क्या होती है? आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। और ये बहिर्स्रावी क्या है? इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी कोशिकाएं कहलाएंगी? बहिर्स्रावी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? सभी बहिर्स्रावी प्रकार की क्या है? कोशिकाएं होती है। देखिए, ये आपको बहिर्स्रावी कोशिकाएं हमने दिखाई। इन्हीं बहिर्स्रावी कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। जैसे यहाँ से पसीना स्रावित होता है, या दूध स्रावित होता है, या अन्य पदार्थ यहाँ से एंजाइम जो वगैरह होते हैं वो यहाँ से क्या होता है? स्रावित होते हैं। और वाहिनी के द्वारा या एक नलिका के द्वारा एपिडर्मिस की जो बाहरी भाग होता है उस पर बाहरी सतह पर जाकर के वो क्या हो जाती है? खुल जाती है। ठीक है, कि एपिडर्मिस की बाह्य सतह, जिसको कौन सा स्तर बोलते हैं? किन सतह पर जाकर के क्या हो जाती है? खुल जाती है। किस पर खुल जाती है? एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, यानी कि आपको मालूम है कि चर्म में स्थित होती है।
बाह्य स्रावी ग्रंथियां चर्म में पाई जाती है, परंतु इनकी उत्पत्ति की बात करें तो वो अंकुरण स्तर या मैट्रिक स्तर से इनका क्या होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। आपको बता दें एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो नलिका युक्त होती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या है कि दूध है, ठीक है, एंजाइम्स होता है, पसीना होता है या अन्य उत्पाद जो होते हैं वो स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से मोस्टली हार्मोनों का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। जिनका श्रावण होता है हार्मोनों का क्या होता है, श्रावण होता है। और ये ग्रंथि कैसी होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। इन पर हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। फिलहाल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, क्योंकि ये आगे हमें आपको बताना पड़ेगा कि ये ग्रंथि इस प्रकार की है। तो बहिर्स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनके प्रकार पे बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिर्स्रावी ग्रंथियों के प्रकार। और आपको बता दें बहिर्स्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं एपोक्राइन। एपोक्राइन नंबर 1 ये पहले प्रकार की है, जिसे एपोक्राइन के नाम से जाना। दूसरी प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथि का नाम है एक्राइन। एक्राइन एबोलेंट, इसका दूसरा नाम है मीरोक्राइन के नाम से भी इसे जाना जाता है, मीरोक्राइन। तीसरी प्रकार की जो ग्रंथि होती है उसे क्या कहा जाता है, होलोक्राइन के नाम से जाना जाता है, होलोक्राइन के नाम से जाना जाता है। मानव में 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है, एपोक्राइन, एक्राइन या मीरोक्राइन। और तीसरे प्रकार की कौन सी होती है, होलोक्राइन के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कि एपोक्राइन ग्लैंड्स किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए एपोक्राइन ग्लैंड्स हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। ये क्या है, आपको बता दें बहिर्स्रावी कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, बहिर्स्रावी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है बहिर्स्रावी कोशिका। बहिर्स्रावी कोशिका या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन सेल, ठीक है, ये बहिर्स्रावी कोशिकाएं आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे बहिर्स्रावी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनकी जो संरचना होती है उनमें क्या होता है, कई बार परिवर्तन होता है। ठीक है, हम आपको बता दें कि जहाँ पर ये कोशिका है इसका एक ऊपरी भाग होता है इस तरीके से, ये क्या हो जाता है, अंतर्वलित अवस्था में आ जाता है। इस तरीके से अंतर्वलित अवस्था में आ जाता है, यानी कि इस कोशिका का ये टॉप भाग हो गया। टॉप का मतलब है ऊपरी भाग हो गया। इस कोशिका का, ये प्रत्येक कोशिका का एक क्या है, टॉप भाग हो गया। ठीक है, और ये टॉप भाग क्या हो जाता है, टॉप यानी कि यहाँ पर क्या है, ये जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, अंतर्वलित होती है। अंतर्वलित होती है तो यहाँ पर क्या है, एक उभार जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, एक उभार जैसी संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण। और ये उभारनुमा संरचना क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये उभारनुमा संरचनाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब ये उभारनुमा संरचनाएं नष्ट हो जाए तो उसे कहा जाता है एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ऐसी ग्रंथियां जिनका ऊपरी भाग की कोशिका, ठीक है, कोशिका का ऊपरी भाग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाए। ठीक है, हम बोलते हैं टॉप पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट। टॉप part of the cell is lost, that is known as apocrine gland। यानी कि किसी कोशिका का सबसे ऊपरी भाग यदि नष्ट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि कहलाएगा।
कौन सी कहलाएगी? एक्टोक्राइन प्रकार की ग्रंथि कहलाएगी। और एक्टोक्राइन प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं वो खास तौर से किन में पाई जाती है? स्तन ग्रंथियों के अंदर पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, मेमोरी ग्लैंड जो होती है, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो एक्टोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। अर्थात उनकी कोशिकाओं का जो टॉप पार्ट होता है वो नष्ट हो जाता है, और जब नष्ट हो जाता है तो कोशिकाओं में भरा हुआ जो द्रव पदार्थ होता है, ठीक है, यानी कि दूध होता है, वो क्या हो जाता है? उस कोशिका से क्या हो जाता है? बाहर निकल। वो कौन सा प्रकार कहलाएगा? एक्टोक्राइन प्रकार के ग्रंथि के नाम से उसे क्या है? जाना जाता है। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, वो कौन से प्रकार की होती है? एक्टोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती है, ठीक है। दूसरी ग्रंथि जो इस पर हम बात कर रहे हैं, एक्ट्राइन ग्लैंड्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्ट्राइन प्रकार की ग्लैंड्स किस प्रकार की होती है? इस प्रकार का डायग्राम देखिए, ठीक है। ये आपको हमने सामान्य कोशिकाएं बता दी, बहिर्स्रावी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? ये बहिर्स्रावी कोशिकाएं। और बहिर्स्रावी कोशिकाओं के अंदर आपने पढ़ा होगा, जैसे अमीबा होता है, उसमें फैगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस की क्रिया होती है। फैगोसाइटोसिस या पिनेकोसाइटोसिस की जब क्रिया अमीबा के अंदर होती है तो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो इस तरीके से अंतर्वलित हो जाती है, अंदर की ओर इस तरीके से क्या है? इनके अंदर एक सांस सी बन जाती है। ये अंतर्वलन का क्या हो जाता है? यहाँ पे निर्माण होता है। इस तरीके से कोशिका के अंदर अंतर्वलन का क्या हो गया है? यहाँ पे निर्माण, ठीक है। और इसी अंतर्वलन से, इसी खांस से क्या होता है कि जो द्रव पदार्थ इस कोशिका में भरे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें एक्ट्राइन या मीरोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर कोशिका के कोई भी भाग का, न तो टॉप पार्ट का न कोई अन्य भाग का क्या होता है? यहाँ पे डेस्ट्रो होता है या नुकसान होता है या लॉस नहीं होता। हम बोल सकते हैं नो पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट, नो पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट, यानी कि यहाँ पर कोशिका का कोई भी भाग क्या होता है? नष्ट नहीं होता। यहाँ पे कोशिका का अपर पार्ट जो था वो क्या हो गया था? लॉस्ट हो गया। जिसमें कोशिका का अपर पार्ट नष्ट हो जाए तो उस प्रकार की कोशिकाओं को एक्टोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इन कोशिकाओं में पिनेकोसाइटोसिस का क्रिया हुई है, ठीक है। और ये पिनेकोसाइटोसिस की जब क्रिया होती है तो यहाँ पे कोशिकाएं अंदर की ओर क्या हो जाती है? फोल्डेड अवस्था में आ जाती है। कोशिकाएं जब अंदर की ओर फोल्डिंग अवस्था के अंदर आ जाती है तो इस प्रकार से इन कोशिकाओं में भरे हुए पदार्थ जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। खास तौर से हमारी कौन सी ग्रंथियां होती हैं? श्वेत ग्रंथियां होती हैं। कौन सी? श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन से प्रकार की होती है? मीरोक्राइन प्रकार की होती है। स्वीट ग्लैंड इज नोन एज ए मीरोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड। श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं वो एक्ट्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की क्या होती हैं? ग्रंथियां। सबसे अंतिम भाग हम बात कर रहे हैं होलोक्राइन के ऊपर बात कर रहे हैं। होलोक्राइन ग्रंथियां क्या हैं? देखिए होलोक्राइन ग्रंथियां इस प्रकार की होती है। ये आपको ने देखा कि ये कौन सी कोशिकाएं बन रही है? बहिर्स्रावी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। कौन सी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है? बहिर्स्रावी कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है। और ये बहिर्स्रावी कोशिकाएं जब पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जैसे ये पूर्ण रूप से कोशिकाएं नष्ट हो गई, देखिए कोशिका पूर्ण रूप से क्या हो गई है? नष्ट हो गई। इस तरीके से ये पूर्ण रूप से कोशिकाएं जब नष्ट हो जाए तो इस प्रकार की कोशिकाओं को, इस प्रकार की ग्रंथियों को होलोक्राइन प्रकार की ग्लैंड्स के नाम से क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? होलोक्राइन प्रकार की ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। देखिए होलोक्राइन ग्लैंड जो होती है इसमें मैं आपको बता दूं सीबीसियस ग्रंथियां त्वचा पर पाई जाती है। सीबीसियस ग्रंथि जिनको तेल ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं, ऑयल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये तेल ग्रंथियां जो होती हैं वो होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। मैंने आपको बता दिया कि मानव की त्वचा के अंदर ये बहिर्स्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं।
एपोक्राइन, एक्राइन या न्यूरोक्राइन और होलोक्राइन। एपोक्राइन के अंदर कोशिका का जो टॉप पार्ट होता है, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाता है। ऊपरी भाग जो होती है कोशिका के ऊपर जो बलन के आकार की संरचना होती है वो नष्ट हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कोशिका का कोई भी पार्ट यहाँ पे नष्ट नहीं होता है। और यहाँ पर कोशिका जो होती है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसे क्या बोलता है, होलोक्राइन प्रकार की ग्रैंड के नाम से जाना है। क्योंकि बार बार आपसे हम कहेंगे कि फला, जैसे हम आपको श्वेत ग्रंथि पढ़ाएंगे तो हम श्वेत ग्रंथि पढ़ाएंगे तब एक लाइन बोलेंगे कि यह ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि जो होती है वो एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की होती है। अब आप ये जानते नहीं कि एक्राइन और मीरोक्राइन प्रकार क्या है। एक्राइन या मीरोक्राइन मैंने आपको ये बताया, जिसमें कोशिका के अंदर की ओर अंतर्वलन बनते हैं और कोशिका का कोई भी पार्ट जो होता है वो नष्ट नहीं होता है, वो एक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो आपको पता लग गया है कि त्वक ग्रंथियां जो होती हैं वो बहिर्स्रावी प्रकार की क्या होती हैं, ग्रंथियां होती हैं जो एपिडर्मिस की सतह पर खुलती हैं। क्यों खुलती हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, एक डक्ट पाई जाती है, एक नाल पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, एक नाल पाई जाती है। और इन बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं या त्वक ग्रंथियां होती हैं, ये मानव की कौन सी व्यक्ति से, मानव की जो अधिचरम होती है उस अधिचरम की मैलपीगी जो स्तर होता है उसकी चर्म में अंतर्वलन से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। और आपको बता दूं ये त्वक ग्रंथियां होती है वो मानव की चर्म के अंदर डर्मिस वाले भाग में क्या होती है, पाई जाती है। त्वक ग्रंथियां डर्मिस वाले भाग में पाई जाती है, परंतु इनकी उत्पत्ति जो होती है वो एपिडर्मिस के अंकुरण स्तर या मैलपीगी स्तर के द्वारा होती है। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की त्वक ग्रंथियां। मैंने आपको त्वक ग्रंथियां बता दी कौन कौन सी होती हैं। श्वेत ग्रंथियां होती हैं, सीबीसियस ग्रंथियां होती हैं जिसको तेल ग्रंथि के नाम से जानते हैं, स्तन ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, सीबीसियस ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, जैस ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, मीबोमियन ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, आपको बता दें होलोक्राइन जो ग्रंथियां होती हैं इनके अंदर कौन सी आती है, मीबोमियन ग्रंथि आती है। मीबोमियन ग्रंथियां जो होती है वो मानव की आंख का जो कॉर्निया होती है उसकी क्या करती है, प्रोटेक्शन करने का कार्य करती है, सुरक्षा करने का कार्य। मीबोमियन ग्रंथियां होती हैं वो होलोक्राइन प्रकार की होती है। और ये मीबोमियन ग्रंथियां क्या करते हैं, मानव की जो आंख होती है उसकी कॉर्निया की क्या करती है, सुरक्षा करने का क्या करती है, कार्य करती है। दूसरे में आपको बता दूं जैसे आपको लैक्राइमल ग्लैंड होती है, ठीक है, जिससे अश्रु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, अश्रु ग्रंथि जिसे लैक्राइमल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जैस ग्रंथि का नाम आपने सुना होगा। जैस जो ग्रंथि होती है ये क्या काम करती है, मानव की जो आईलिड होती है, आंख की जो पलकें होती हैं उनको लुब्रिकेंट बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। लुब्रिकेंट बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। मीबोमियन ग्रंथियां होती हैं, चाहे लैक्राइमल ग्रंथियां होती हैं, चाहे आपकी जैस ग्रंथियां होती हैं, ये कौन से प्रकार की होती है, होलोक्राइन प्रकार की होती है। श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो मीरोक्राइन प्रकार की होती है। मेमरी ग्लैंड जो होती है वो एपोक्राइन प्रकार की ग्लैंड होती है। देखिए आप सबसे पहले त्वक ग्रंथि का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस ग्रंथि का नाम है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि जिसको श्वेत ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए मानव की त्वचा की सबसे भारी सतह होती है और ये आपको पता है यहाँ पर इनके अंदर क्या पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है।
इस प्रकार की ग्रंथियां यहाँ पर क्या है पाई जाती हैं। ये अंकुरण स्तर या मैट्रिक स्तर होता है जहाँ से ये क्या हो रही है उत्पत्ति हो रही है, और ये एक नालनुमा संरचना होती है, वो क्या है रोम के पास में क्या है अधिकरण पर जाकर के टूटती है। ये आपकी जो संरचना आपको दिखाई है इसको कौन सी कहा जाता है, श्वेत ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, श्वेत ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। ये श्वेत ग्रंथियां, ठीक है। श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं, ये ग्रंथियां जो होती हैं वो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो लाइन अभी थोड़ी देर पहले कि श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं वो एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की क्या होती है ग्रंथियां होती हैं। श्वेत ग्रंथियां जिनसे पसीने का श्रवण होता है, पसीने का निर्माण होता है, पसीना स्रावित करते हैं, वो कौन सी ग्रंथियां होते हैं, श्वेत ग्रंथियां। और ये ग्रंथियां जो होती हैं वो एक्राइन या कौन से प्रकार की होती है, मीरोक्राइन प्रकार की होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, मनुष्य की त्वचा पर लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, या हम कह सकते हैं मनुष्य के अंदर लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां क्या है पाई जाती है। मनुष्य में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां 25 लाख श्वेत ग्रंथियां क्या होती हैं पाई जाती है। तीसरी बात ध्यान से सुनने की है कि एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है, स्वस्थ और वयस्क जो मनुष्य होता है, उसके शरीर के द्वारा 24 घंटे में, उसके शरीर से 24 घंटे में औसतन लगभग 500 मिलीलीटर से लेकर के 600 मिलीलीटर पसीने का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। 500 से लेकर के 600 मिलीलीटर पसीना का उत्सर्जन एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा कितने टाइम में किया जाता है, 24 आवर्स के अंदर किया जाता है। अर्थात एक सामान्य जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर से 24 घंटे में 500 से लेकर के 600 मिलीलीटर पसीने का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। ये ग्रंथियां कैसी होती है, नली के आकार की होती है, आप देखिए, ठीक है। ये ग्रंथियां नली के आकार की होती है और ये कैसी होती है, कुंडली संरचना के रूप में पाई जाती है। ये ग्रंथियां देखो, ये यहाँ से नली के आकार की आप देखिए, ठीक है। ये ग्रंथियां कैसी होती है, नली के आकार की होती है, ठीक है। कैसी होती है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। ये ग्रंथियां नली के आकार की संरचना के रूप में क्या है पाई जाती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, कुंडली संरचना के रूप में पाई जाती है। आपको बता दें, इनका जो अपर पार्ट होता है वो तो ट्यूबुलर होता है, नली के आकार का होता है, और निचला जो भाग होता है ये कैसा होता है, कुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है, कोइड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। हम यूं कह सकते हैं कि भैया जो अधिचरण वाले भाग से श्वेत ग्रंथियां निकलती हैं वो नली के आकार की होती है, और जो चरम वाले भाग में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं वो किस प्रकार की होती है, कुंडलित आकार की होती है या कुंडलित प्रकार की होती है। ये जो होती है संरचना, ये चर्म के अंदर, ये चर्म वाला भाग होता है, इस चर्म के अंदर क्या होती है, धसी हुई होती है। ये कुंडलित संरचना किसके अंदर धसी हुई होती है, चर्म के अंदर धसी होती है। इनके द्वारा क्या होती है, महीन नलिकाएं क्या होती है, महीन निकलती है। इनके द्वारा क्या निकलती है, महीन नलिकाएं निकलती हैं, और ये महीन नलिकाएं जो होती हैं वो एपिडर्मिस की जो अपर सरफेस होती है, ठीक है, हमारी जो अधिचरण होती है उस पर क्या हो जाती है, खुल जाती है। और ये ग्रंथियां क्या करती है, यहाँ से इन बहिर्स्रावित ग्रंथियों से जो पसीना निकलता है वो पसीना इन नलिकाओं के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इन ग्रंथियों से पसीने का क्या होता है, स्रावन होता है। मैं आपको पसीने के कार्य बता रहा हूं, पहले सुनना, पसीने के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्वेट, फंक्शंस ऑफ स्वेट, पसीने के कार्य। देखिए पसीना क्या काम करता है, मानव के शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता है। पहला काम आपको पता लग गया है, कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है।
यानी कि मानव के अंदर जो पसीना होता है वो शरीर के तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। नंबर 1 बात, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ वाटर इन बॉडी, बैलेंस ऑफ वाटर इन बॉडी, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि पसीना जो होता है वो मानव के शरीर के अंदर जल का संतुलन बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से, देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है, जब वातावरणीय तापक्रम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे शरीर में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। और जब श्वेत ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं तो हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। जब पसीना बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है तो हमारे शरीर के अंदर वाटर का, जल का क्या होता है, लॉस होता है, जल की हानि होती है। और जब जितनी जल की हानि होती है उतनी हमें क्या लगने लगती है, प्यास महसूस होने लगती है। तो हम क्या है, जब हमें प्यास महसूस होती है तो हम जल क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिससे हम अपने शरीर के अंदर जल का संतुलन क्या है, बनाए रखते हैं। तो जल का संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक होता है, पसीना होता है, वो जल का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। लवणों का संतुलन बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है, साल्ट बैलेंसिंग, यानी कि लवणों का संतुलन बनाए रखने में भी पसीना क्या होता है, सहायक होता है। अम्ल और क्षार की मात्रा का संतुलन बनाए रखने में भी पसीना क्या होता है, सहायक होता है। तो ये सारे कार्य किसके हैं, पसीने के हैं। तो पसीना का पहला कार्य मैंने बता दिया, मानव के शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। दूसरा मैंने बताया, मानव के शरीर के अंदर जल की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तीसरा, मानव के शरीर के अंदर लवणों के लवण जो होता है उनका संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। चौथा, मानव के शरीर के अंदर अम्ल और क्षार की जो क्वांटिटी होती है, उसकी मात्रा होती है, उसको संतुलित बनाए रखने में कौन सहायक होता है, पसीना। देखिए पसीना जो होता है वो नमकीन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं पसीना कैसा होता है, लवणीय होता है, ठीक है। हम बात करते हैं पसीने का रासायनिक संगठन, ठीक है। पसीने का रासायनिक संगठन मैंने आपको बता दिया, मानव के अंदर श्वेत ग्रंथियां कैसी होती है, एक पतली नली के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है, जिसका ऊपरा सिरा पतली नलिका के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है, और निचला सिरा जो होता है वो चरम में धंसा हुआ होता है, और वो कैसा होता है, कुंडली संरचना के रूप में क्या है, पाया जाता है, ठीक है। इसी महीन कुंडलित नलिका की संरचना से पतली नलिकाएं निकलती हैं, और वो पतली नलिकाएं एपिडर्मिस की सतह पर क्या हो जाती है, खुल जाती है, और ये ग्रंथियां पसीने का क्या करती है, श्रावण करने का कार्य करती है। देखिए हम बात करते हैं पसीने का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्वेट। देखिए पसीने का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्वेट, SWEAT, स्वेट का अर्थ होता है पसीने, पसीने का रासायनिक संगठन। देखिए मानव के अंदर जो पसीना होता है उसमें अधिकांशतः क्या होता है, जल होता है, ठीक है। जल के साथ साथ उसमें क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। पसीने में क्या पाया जाता है, यूरिया, NH2CO NH2, ये क्या है, यूरिया का सूत्र है, ठीक है। जल पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है, लवण यानी कि साल्ट पाए जाते हैं, और कुछ मात्रा में वहाँ पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। ये क्या है, मानव के अंदर पसीने का रासायनिक संगठन है। पसीने में जल होता है, यूरिया होता है, लवण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
और ये लवण के कारण मैंने आपको बताया मानव के अंदर जो पसीना होता है, मानव से जो पसीना उत्सर्जित होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है। पसीना जो होता है वो मानव की कोशिका झिल्ली होती है। पसीना जो होता है वो मानव की शरीर की कोशिका जो होती है, उस कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली होती है और उन कोशिका झिल्लियों से रिस रिस करके क्या होता है, पसीना बाहर आता है। तो पसीना जो होता है वो कोशिका झिल्ली से रिस रिस करके क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, देखिए अब कुछ बातें हम आपको इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि श्वेत ग्रंथि का कार्य क्या है। तो श्वेत ग्रंथि का एक ही मेन कार्य है, वो है क्या है कि मानव के शरीर के तापक्रम का नियमन करने का कार्य करता है। मानव के शरीर के तापक्रम को नियमित बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, मानव के शरीर के तापक्रम का नियमन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, श्वेत ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। देखिए अब हमने आपको यहाँ तक जो बात की थी, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मानव के अंदर श्वेत ग्रंथियां एक्राइन या कौन से प्रकार की होती है, मीरोक्राइन प्रकार की होती है। परंतु मानव के अंदर क्या है कि श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं वो एपोक्राइन प्रकार की भी होती है। मानव के अंदर श्वेत ग्रंथियां कैसी होती है, एप्रोक्राइन प्रकार की होती है। और एप्रोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है, आंख की पलकों पर पाई जाती है, आईलिड। ठीक है, आंख की जो पलक होती है उस पर क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, जननांगों के पास, ठीक है, मानव के जो जननांग होते हैं उन पर भी क्या पाई जाती है, एप्रोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, गुदा और सूचक जो होते हैं वहां पर भी क्या पाई जाती है, एपोक्राइन। देखिए मैं आपको बता दूं, एपोक्राइन प्रकार की जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, एपोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियां मानव के शरीर में कहां पर पाई जाती है। तो मानव के शरीर में एपोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियां एक तो पाई जाती है आंख की पलकों पर। आंख की जो पलक होती है वहां पर एपोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। दूसरा है मानव की जो जननांग होते हैं उन जननांगों पर एपोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीसरा हम आपको बता दें, मानव के अंदर जो गुदा वाला भाग होता है वहां पर एपोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। और चौथा हम आपको बता दें, मानव के अंदर, ठीक है, जो स्तन होते हैं, सूचक जिनको आप स्तन बोलते हैं, ठीक है, सूचक जिनको आप निप्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सूचक या जिन्हें क्या कहा जाता है, निप्पल। तो आंख की पलक, जननांग, गुदा और सूचकों पर एपोक्राइन प्रकार की क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां क्या है, पाई जाती है। मानव के शरीर के अंदर सर्वाधिक रूप से श्वेत ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है। देखिए सर्वाधिक रूप से श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है इन हथेलियों और पैर के तलवे। हथेली और पैर के तलवों पर क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। साथ में ये हमारी जो बगलें होती हैं, साइड होती हैं, उनमें सर्वाधिक रूप से क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि सर्वाधिक रूप से कहाँ पर पाई जाती है, मानव की हथेली पर श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, तलवों पर पाई जाती हैं, और जो बगल होती हैं हमारी, ये साइड होती हैं, इन साइडों के अंदर क्या है, सर्वाधिक रूप से क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि मानव में सर्वाधिक रूप से श्वेत ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो मानव में सर्वाधिक रूप से श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं वो 3 जगह पाई जाती है। नंबर 1 तो आपकी जो बगल होती हैं, साइड होती हैं। दूसरा हमारे हथेली, और तीसरा क्या है, तलवों के अंदर। तलवों के अंदर क्या है, सर्वाधिक रूप से क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां पाई। हथेली, तलवा और बगलों में सर्वाधिक रूप से श्वेत ग्रंथियां क्या है, पाई। इज दैट राइट? मैंने आपको श्वेत ग्रंथि का कार्य बता दिया है कि श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं वो मानव के शरीर के ताप का नियमन करने में क्या होती है, सहायक। देखिए बात करते हैं सीबीसीएस ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है।
कौन सी दूसरी ग्रंथि पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीबीसियस ग्रंथि। देखिए सीबीसियस ग्रंथि, जिसको ऑयल ग्लैंड्स के नाम से भी क्या है जाना जाता है। सीबीसियस ग्रंथियों को तेल ग्रंथियों के नाम से भी क्या है जाना जाता है। देखिए सीबीसियस ग्रंथि किस प्रकार की होती है, उन पर हम सामान्य बातों पर हम चर्चा करें। सामान्य कौन कौन सी? देखिए सीबीसियस जो ग्रंथियां होती हैं उनको तेल ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। कौन सी ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है? तेल ग्रंथियों के नाम से उन्हें जाना जाता है। देखिए सीबीसियस ग्रंथियां जो होती हैं उन्हें होलोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। होलोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। सीबीसियस ग्रंथियों को होलोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। होलोक्राइन ग्लैंड्स में आपको पढ़ा चुका हूं, इस तरीके की होती है। ये हमारी क्या है? बहिर्स्रावी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? बहिर्स्रावी कोशिकाएं। ये सारी बहिर्स्रावी कोशिका। और बहिर्स्रावी कोशिका यदि पूर्ण रूप से क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, इस तरीके से कोशिकाएं यदि नष्ट हो जाए तो इस प्रकार की ग्रंथियों को होलोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाना। ठीक है। और होलोक्राइन ग्लैंड्स मैंने आपको बताया था मीबो में ग्रंथियों में पाई जाती है, गैस ग्रंथियों के अंदर पाई जाती है। साथ में मैंने आपको बताया था किसमें पाई जाती है? लैक्राइमल ग्लैंड्स के अंदर क्या है पाई जाती है। साथ में सीबीसियस ग्रंथियां जो होती हैं उनमें भी होलोक्राइन, सीबीसियस प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं वो भी होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। देखिए ये जो ग्रंथियां होती हैं होलोक्राइन प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं वो मानव के शरीर, संपूर्ण शरीर पर पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं ये ग्रंथियां होते हैं वो मानव के शरीर के सभी भागों में पाई जाती है, केवल 2-3 जगह पर नहीं पाई जाती। जैसे मानव की हथेली होती है, एक तो ये हथेली होती है, दूसरे क्या होते हैं? तलवे होते हैं। हथेली और तलवों पर क्या है? सीबीसियस ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ठीक है। हथेली और किस पर नहीं पाई जाती है? तलवों पर सीबीसियस ग्रंथियों का क्या होता है? अभाव। ठीक है। देखिए सीबीसियस ग्रंथि और कहां पर नहीं पाई जाती? होठ होते हैं यहाँ पे, लिप्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। शीशन मुंड होता है वहां पर नहीं पाई जाती है। स्तन की जो घुंडियां होती हैं वहां पर बाल नहीं पाए जाते हैं, रोम नहीं पाए जाते। होठ, शीशन मुंड और स्तन की जो घुंडियां होती हैं उन पर क्या नहीं पाए जाते हैं? बाल नहीं पाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर तेल ग्रंथियां जरूर पाए जाते हैं। बाल तो नहीं पाए जाते होठों पर, परंतु क्या पाए जाते हैं? तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। शीशन मुंड पर बाल नहीं पाए जाते, परंतु क्या पाए जाते हैं? तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां, स्तन की जो घुंडियां होती हैं उन पर भी बाल नहीं पाए जाते, परंतु क्या पाया जाता है? तेल ग्रंथियां वहां पर क्या है? पाई जाती है। ठीक है। देखिए ये जो सीबीसियस ग्रंथियां होती हैं ये सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। ठीक है। तो ये सीबीसियस जो ग्रंथियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली विटामिन डी होती है, उसको क्या करता है? संश्लेषित करने का कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली विटामिन डी का जो संश्लेषण किया जाता है वो सीबीसियस ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। तो सीबीसियस ग्रंथि के द्वारा सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन डी होता है उसका क्या किया जाता है? संश्लेषण हो जाता है। ये ग्रंथियां जो होती हैं वो बालों की जड़ें होती हैं और पुटिकाओं के कहां पर पाई जाती है? पुटिकाओं के पास में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था, देखिए ये हमारी अधिकरण और ये हमारा क्या है? अंकुरण स्तर। और ये हमने आपको बताया था रोम बताया। ये पुटिका होती है और ये क्या होता है? मूल रोम होता है। ये होता है मूल रोम और ये क्या होती है? पुटिका। सीबीसियस ग्रंथियां जो होती हैं ये मूल रोम और पुटिकाओं के पास में ही क्या है? पाई जाती है। इनके जस्ट पास में यहाँ पर इस तरीके की क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस तरीके की ग्रंथि पाई जाती है।
मूल रोम और पुटिका के पास में ही क्या पाई जाती है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे सीबीसीएस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए पुटिका होती है, ये पुटिका है, और पुटिका की जो एपिथेलियम होती है, ये पुटिका होती है, उसके अंदर ये क्या होती है, एपिथेलियम होती है। एपिथेलियम में क्या होता है, बलन होता है, फोल्डिंग उत्पन्न होती है। और एपिथेलियम के अंदर जब बलन होता है तो किसका निर्माण होता है, सीबीसीएस ग्रंथियों का क्या होता है, निर्माण। ये ग्रंथियां जो होती हैं वो पुटिकाओं में क्या होती हैं, खुलती हैं। ये ग्रंथियां किसमें खुलती हैं, पुटिकाओं में खुलती हैं। और ये कैसी होती है, शाखित होती है। कैसी होती हैं, शाखित होती है। और कोष्ठ जो होता है, ये क्या है, कोष्ठ है। आप देखिए, एक कोष, दो कोष, इस तरीके से इनमें क्या पाए जाते हैं, कोष्ठ होते हैं। और ये कैसे होता है, शाखित होते हैं। यानी कि सीबीएसईएस जो ग्लैंड होती है वो ब्रांच होती है और चैम्बर्ड होती है। ब्रांच होती है और कैसी होती है, चैम्बर्ड होती है। चैम्बर्ड का अर्थ होता है कोष्ठीय होती है। ब्रांच का अर्थ होता है शाखित अवस्था के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। एक बार फिर दोबारा हम बता रहे हैं कि सीबीसीएस ग्रंथियां जो होती हैं वो रोम और पुटिकाओं के पास में क्या होती है, स्थित होती है। ठीक है, आपको बता दें पुटिकाओं के अंदर एपिथेलियम पाई जाती है, और एपिथेलियम में क्या होता है, बलन होते हैं, फोल्डिंग्स होते हैं। इस एपिथेलियम में इस तरीके से बलनों का क्या होता है, निर्माण होता है। और इन्हीं बलनों से किसका निर्माण होता है, इस सीबीसीएस ग्रंथि का निर्माण होता है। ठीक है, ये ग्रंथियां जो होती हैं वो पुटिकाओं में क्या हो जाती है, खुल जाती है। ये ग्रंथियां कैसी होती हैं, शाखित होती हैं, और कैसी होती है, कोष्ठीय होती है। ठीक है, इनके द्वारा क्या है, तेल ग्रंथि, ठीक है, इन ग्रंथियों के द्वारा एक, ठीक है, या सीबीसीएस ग्रंथियों से एक गाढ़ा दूध के समान पदार्थ क्या होता है, गाढ़ा दूध के समान पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है। गाढ़ा दूध के समान पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है। यानी कि सीबीसीएस ग्रंथि के द्वारा गाढ़ा दूध के समान एक पदार्थ क्या होता है, यहां से बाहर निकलता है एपिडर्मिस की सतह। ठीक है, और यह, इसे क्या कहा जाता है, सीबम कहा जाता है। यह सीबम क्या करता है, जो रोम कांड होता है उसको चिकना बनाए रखने में कार्य करता है। ये गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है, इसे क्या कहा जाता है, सीबम कहा जाता है। और ये सीबम क्या काम करता है, जो रोम का अग्रभाग होता है एपिडर्मिस से जो बाहर होता है, जिसे रोम कांड या रूट शाफ्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, या हेयर शाफ्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ये हेयर शाफ्ट जो होती है वो एपिडर्मिस के बाहर होती है, और ये हेयर रोम कांड को क्या बनाती है, चिकना बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। सीबम जो होती है वो रोम कांड को क्या करती है, चिकना बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है, तथा यह त्वचा को चिकना और जल रोधी बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। त्वचा को चिकना और जल रोधी बनाए रखने में भी सीबीसीएस ग्रंथियां क्या होती हैं, सहायक होती हैं। एक बार फिर मैं आपको सीबीसीएस ग्रंथि के बारे में बात कर रहा हूं कि सीबीसीएस ग्रंथियां क्या हैं। ठीक है, तो सीबीसीएस ग्रंथियां कौन सी होती है, होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कौन से प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, होलोक्राइन प्रकार की क्या होती है, ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां जो होती हैं वो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों पर पाई जाती है, केवल हथेली और तलवों पर नहीं पाई जाती। मैंने बताया है कि होठ, शीशनमुंड और स्तन, जो स्तन की जो घुंडियां होती हैं उन पर बाल तो नहीं पाए जाते, परंतु वहां पर सीबीसीएस ग्रंथि क्या है, पाई जाती है। और ये ग्रंथियां जो होती हैं वो सूर्य जो होता है, सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन डी होता है उस विटामिन डी का संश्लेषण करने का कार्य करता है। ये ग्रंथियां जो होती हैं वो मूल रोम यानी कि रोम जड़ें और पुटिकाओं की क्या होती है, पासमा होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पुटिकाएं जो होती हैं उनके अंदर अंतर्वलन उत्पन्न होता है, और अंतर्वलनों से क्या है, इन ग्रंथियों का, इन सीबीसीएस ग्रंथियों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये ग्रंथियां शाखित और कैसी होती है, कक्षीय होती है। इन ग्रंथियों के द्वारा एक गाढ़ा दूधीय पदार्थ का श्रावण होता है, जिसे सीबम कहते हैं।
ये सीबम क्या होता है? मानव के रोम कांड, मानव के रोम कांड को क्या करता है? चिकना बनाए रखने में सहायक होता है तथा यह त्वचा को चिकना और जल रोधी बनाए रखने में क्या होता है? सहायक। देखिए अभी तक हमने आपको दो त्वक ग्रंथियों पर बात की है। पहली थी श्वेत ग्रंथियां और दूसरी थी हमारी सीबीसीएस ग्रंथि। If you have any problem about all these glands, you will ask me freely without hesitation. You will contact on my mobile number. ठीक है? Till then, take care by Corona and be safe at your home and be happy at your home. Thank you very much. Always be smile.